गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ये चैनल है आपका ऑब्जेक्टिव जी के चैनल, ठीक है, लूशन का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, तो निश्चित है कि पूरे अंग्रेज जो था इकोनॉमिक्स को लूटा। ठीक है, तो इस अनुसार पहला आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र पर। वाणिज्यिक चरण, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण था और उसका विशेषता क्या था ये बताना है। वाणिज्यिक चरण जो 1757 से लेकर 1818 तक रहा। वाणिज्यिक चरण 1757, ठीक है, 1757 से लेकर 1813 तक वाणिज्यिक चरण रहा, जिसमें एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल रहा। ठीक है, एकाधिपत्य व्यापार मतलब ये पूरे व्यापार पर क्या कर लेना, एकाधिकार, मोनोपॉली हो जाना। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विनियोग डिस इन्वेस्टमेंट का पीरियड था 1757 से 1813 तक, प्रत्यक्ष विनियोग का काल। वाणिज्यिक चरण कब से कब तक था, 1757 से 1813 तक। वाणिज्यिक चरण कब से कब तक था, 1757 से 1813 तक, जिसमें एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। क्या था, एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण कब से कब तक था, 1813 से लेकर 1860 तक था। औद्योगिक चरण कब से कब तक था, 1813 से लेकर 1860 तक था। औद्योगिक चरण कब से कब तक था, 1813 से 1860। 1813 से लेकर 1860 तक था। मुक्त व्यापार का काल कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्री ट्रेड पीरियड कहलाता है, फ्री ट्रेड पीरियड। औद्योगिक चरण 1813 से 1860 रहा। ठीक है, 1813 से 1860 रहा, मुक्त व्यापार का काल रहा। 1813 से 1860 क्या रहा, औद्योगिक चरण। 1813 से 1860 क्या रहा, औद्योगिक चरण। 1813 से 1860 तक क्या रहा। ठीक है, इसमें मुक्त व्यापार का काल था। ठीक है, इसमें क्या था, मुक्त व्यापार का काल था। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक, फाइनेंशियल कैपिटलाइज। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 से 1947 तक था। 1860 से 1947 तक वित्तीय पूंजीवाद हुआ। कब से कब तक वित्तीय पूंजीवाद, 1860 से 1947 तक। इसमें ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था, यानी ब्रिटिश लोग इन्वेस्ट करना चालू किए 1860 से 1947 के बीच में। वित्तीय पूंजीवाद जिसको कह सकते हैं, वित्तीय पूंजीवाद का काल कब तक था, 1860 से 1947 तक। वित्तीय पूंजीवाद का काल क्या था, 1860 से 1947। वित्तीय पूंजीवाद का काल क्या था, जिसमें ब्रिटिश इन्वेस्ट करना चालू किया। भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों का लूट कब से चालू हुआ, प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है, अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुआ, प्लासी युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया, तो दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था, अस्थाई बंदोबस्त अपनाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया था और महालवाड़ी व्यवस्था अपनाया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त अपनाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में अपनाया गया था और महालवाड़ी भी व्यवस्था अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, तो दसाला को नहीं अपनाया गया था, अस्थाई को अपनाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया था, महालवाड़ी को अपनाया गया था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, देखिए इसमें जॉर्ज क्लार्क जो था सबसे पहले रेल लाइन बिछवाई थी।
प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है? जॉर्ज क्लार्क, तो जॉर्ज क्लार्क होगा जो प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। प्रथम रेल लाइन बिछवाने वाला कौन था? प्रथम रेल लाइन बिछाने वाला कौन था? औद्योगिक चरण 1813 से 1860 था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, जिसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच चला था? आगरा और कोलकाता के बीच। क्या चला था? टेलीग्राफ लाइन आगरा और कोलकाता के बीच। कब चला था? 1853 में। कब चला था? 1853 में। ठीक है, कलकत्ता से आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से सबसे अधिक किसने लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। ठीक है, बटाईदार, किसान, जमींदार, कृषि मजदूर, इन चारों की तुलना में जमींदार सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सबसे पहला सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। ठीक है, सबसे पहला सूती वस्त्र कहाँ बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। ठीक है, सबसे पहला सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। सबसे पहला सूती वस्त्र मुंबई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों को हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो क्या था दोस्तों? मद्रास में रैयत वाली व्यवस्था सबसे बेहतरीन व्यवस्था था। ठीक है, कृषकों को हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। क्या करती थी? कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाता था मद्रास में रैयत वाली व्यवस्था से। ठीक है, रैयत वाली व्यवस्था से किसानों को अधिक सुविधा होती थी। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ बना, स्थापित हुआ? मुंबई में। जमींदार सबसे अधिक प्रॉफिटेबल हुआ भू राजस्व प्रणाली का। ठीक है, भू राजस्व से सबसे अधिक प्राप्त जमींदार हुआ। 1853 में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता आगरा के बीच चला। प्रथम रेल लाइन बिछवाने वाला कौन था? तो जॉर्ज क्लार्क था। जॉर्ज क्लार्क था प्रथम रेल लाइन बिछाने वाला। ब्रिटिश काल में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो दहसाला को नहीं अपनाया गया था, बाकी अस्थाई को, रैयत को और महालबाड़ी को अपनाया गया था। ठीक है, अस्थाई, रैयत, महालबाड़ी, ये तीनों को अपनाया गया था। अस्थाई, रैयत बाड़ी और महालबाड़ी। अस्थाई जो बिहार, बंगाल, ठीक है, असम के क्षेत्र में अपनाया गया था। रैयत बाड़ी मद्रास के सब क्षेत्र में अपनाया गया था। सबसे पहले मद्रास में ही अपनाया गया था, तो फिर वो बम्बई में भी यूज किया गया। ठीक है, किसके द्वारा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है? अस्थाई या इस्तेमरारी बंदोबस्त। अस्थाई जिसका मतलब परमानेंट सेटलमेंट होता है, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था या फिर अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था दोस्तों? तो ब्रिटिश काल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1803, 1773, 1762 या फिर 1753 दोस्तों, आप बताइए। तो 1793। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 को। 1793 कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? उसके 2 साल बाद। ठीक है, 1820 को। ठीक है, 1820 को लागू किया गया अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 1793 को और रैयत बाड़ी व्यवस्था 1820 को।
ठीक है। 1820 को रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया 1793 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1820 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1820 को। अस्थाई बंदोबस्त 1793 को। अस्थाई बंदोबस्त 1793 को। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया है? उसके 2 साल बाद, 1820 के बाद, यानी 1822 में। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू किया गया। 1820 में रैयतवाड़ी और 1822 में महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1822 में। महालवाड़ी कब लागू किया गया? 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। ये सभी भू राजस्व व्यवस्था था। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किया गया वो कौन कौन था? बंगाल था, बिहार था, ठीक है, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, मद्रास के उत्तरी जिला भी था, बनारस भी था। तो अस्थाई बंदोबस्त को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो कब लागू किया गया था? 1793 को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, ठीक है, मद्रास का उत्तर का जिला, बनारस, ये चारों को में लागू किया गया था, पांचों में लागू किया गया था। इसको आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, बनबी, ठीक है, बनबी ठीक है, बनबी ब, बनबी ब। बनबी का मतलब बन मतलब बंगाल, बी मतलब बिहार, मतलब उड़ीसा, एम मतलब मद्रास और बनारस। ठीक है। इस प्रकार अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार था। अफीम कौन सा जगह के लिए प्रसिद्ध था? बिहार था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? देखिए, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी की गई, कच्चे माल की अनुपलब्धता में कमी की गई, उपलब्धता में ब्रिटेन की निर्यात करने वाले माल पर उचित टैक्स कर लगाए गए, कारीगरों को अनुपलब्धता। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर सी है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स लगता था। ठीक है, यानी उच्च टैक्स लगता था एक्सपोर्ट करने में, तटकर जिसे कहा जाता है। 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग बंगाल का क्यों पतन हो गया? इसलिए क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था। ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट किया जाता था माल, उस पर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था, उच्च टैक्स लगता था, इसीलिए बंगाल का वस्त्र उद्योग पतन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण को। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ? तो देखिए, नील दर्पण तो किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है। और कहवा बागान लगाया गया था वायनाड के जनपद में, वायनाड के जनपद में लगाया गया था। कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड के जनपद में लगाया गया था। ठीक है। कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड के जनपद में। कहवा बागान कहाँ लगाया गया था सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा? वायनाड के जनपद में। ठीक है। कहवा बागान सबसे पहले कहाँ लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा? वायनाड के जनपद में, जो केरल में है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन किसने किया था के संबंधित विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि आर्थिक दोहन किया था ब्रिटिश सरकार ने। इस विचार को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो ने किया था।
और लॉर्ड रिपन से रेगुलर हर 10 साल पर करने लगा। लेकिन सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में चालू हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना चालू हुआ। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सर टॉमस रो। इसका आंसर सी है दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर टॉमस रो किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, सर टॉमस रो किसके व्यवस्था से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो मद्रास में यूज किया गया था सबसे पहले। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? ये तो पता है आपको, बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। 1853 में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? 1853 में। प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा, रेल लाइन बम्बई से थाने। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जितना भी छोटे प्रशासनिक पद था ना, उस पर नियुक्त होने हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार क्यों आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया? भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा क्यों प्रसार किया? क्योंकि छोटे जितने भी प्रशासनिक पद थे उसमें शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया अंग्रेज़ों ने। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान में भू राजस्व का कितना प्रतिशत देना पड़ता था? तो 89%। यानी अस्थाई बंदोबस्त के तहत 89% पूरे लगान, यानी एक तरह से कह सकते हैं ज़मींदार को देना पड़ता था, क्योंकि 89% तो ले ही लिया। अस्थाई बंदोबस्त में याद रखिए, किस बंदोबस्त में? अस्थाई बंदोबस्त में 89% भू राजस्व का प्रतिशत देना पड़ता था ज़मींदार को। ज़मींदार को अंग्रेज़ों को कितना देता था? 89%। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? तो 89%। किसने लागू किया गया था? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में। ठीक है, और वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 कहलाता है। वाणिज्यिक चरण कब से कब है? 1757 से 1813, जिसमें 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में और महालवाड़ी 1822 में, उसके 2 साल बाद। रैयत के बाद महालवाड़ी। टॉमस रो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। टॉमस रो किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? 89%। भारत में प्रथम रेल लाइन बम्बई से थाने सबसे पहले किसके समय में जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो को। और हर 10 साल पर रिपन के कार्य में चालू हुआ। ठीक है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन का विचार किसने प्रतिपादित किया? किसने? सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? वायनाड जनपद में। सबसे पहले कहाँ लगाया था? वायनाड जनपद में कहवा बागान। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला और बनारस। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी कौन कौन था? मद्रास था, बम्बई प्रेसिडेंसी था, पूर्वी बंगाल था, असम था और कुर्ग था। ठीक है, ये सर टॉमस रो ने लाया था। कब लाया था? 1820 में। और ये लागू कहाँ कहाँ किया गया? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में, फिर बंगाल में। ठीक है, फिर बम्बई में, पूर्वी बंगाल में, असम में, कुर्ग में। ठीक है, 5वें में लाया गया था। मद्रास पहला, दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा बंगाल, चौथा असम, 5वां कुर्ग। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी
उसमें कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, ये पांचों जगह लागू किया गया था। और भारत में भूमि कर व्यवस्था, जैसे फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? नॉर्थ इंडिया में किसने लागू किया था दोस्तों? तो इसका आंसर है ए, मार्टिन बर्ड था। ठीक है, मार्टिन बर्ड था जो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक था। उत्तरी भारत में कौन लागू किया था? मार्टिन बर्ड था। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया, तो मार्टिन बर्ड था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाई गई? अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त? तो 28 का सी है, 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था पर अपनाया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिस पर 51% अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यूज किया जाता था। अंग्रेज का जो जितना भी कैप्चर किया था उस भाग का 51% पर सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया था, यानी 51% पर। ठीक है, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का प्रशिक्षण करना, श्रमिकों मजदूरों की परिस्थितियों पर प्रतिवेदन सिफारिश प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधार के लिए परियोजना तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो इसका आंसर कौन है दोस्तों? 29 का बी। ठीक है, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। लिटली आयोग का क्या काम था? तो 1929 में आया था। लिटली आयोग कब आया था? 1929 में। लिटली आयोग कब आया था? 1929 में। लिटली आयोग कब आया था? 1929 में। ये क्या किया था? श्रमिकों की जो मौजूदा परिस्थिति थी उस पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। 1929 में आया था लिटली आयोग। मजदूरों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। क्या प्रस्तुत करना था? सिफारिशें प्रस्तुत करना था। किस चीज़ के लिए? परिस्थितियों के, मजदूरों की परिस्थिति के लेकर के। ठीक है, मजदूरों की परिस्थिति के लिए प्रतिवेदन सिफारिश प्रस्तुत करना था किसका? लिटली आयोग का। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित किया गया था। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक किया गया था। अवध कॉमर्शियल बैंक कब स्थापित किया गया था? 1881 में। ठीक है, 1881 में अवध में कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया गया था। 1881 में अवध में कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया गया था। उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ? तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य यह था कि भारत जहाँ तक अदालतों में दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। ठीक है दोस्तों, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारिता के संबंध में, किसके दंड देने का जो अधिकार था उसमें भारतीय और यूरोपीय लोगों को दोनों को बराबर लाना था। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 को। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 को, जिसमें वित्तीय पूंजीवाद कब से चला था? 1860 से 1947 तक।
इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में, जिसमें भारत और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था, दंड देने के अधिकारिता के मामले में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर कौन होगा दोस्तों? तो देखिए, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी या जागीरदारी व्यवस्था? जागीरदारी व्यवस्था कहलाती थी। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी? जागीरदारी व्यवस्था। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता था? जागीरदारी प्रणाली, ठीक है। सेकंड है, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी? जमींदारी प्रणाली, ठीक है। क्या कहलाती थी? मालगुजारी या इजारेदारों को तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी? जमींदारी प्रणाली। तहसीलदारों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? जमींदारी प्रणाली। तहसीलदारों को जो आवंटित भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? जमींदारी प्रणाली। तहसीलदारों को जो आवंटित भूमि दी जाती है, जमींदारी प्रणाली। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जागीरदारी। जमींदारी तहसीलदारों को और जागीरदारी बड़े सामंतों को, दोनों को नाम, जागीरदारी बड़े सामंतों को और जमींदारी प्रणाली तहसीलदारों को मिलता था, ठीक है। उप किराएदारी पर देने वाले, गिरवी रखने वाले, हस्तांतरण करने वाले, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्यक्ष किसानों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे आप टैक्स गिरवी भी रख सकते हैं, हस्तांतरण भी कर सकते हैं, उपहार में भी दे सकते हैं, ठीक है, और बेच भी सकते हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी प्रणाली कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें गिरवी, हस्तांतरण, उपकर, उपहार देना, ये सब कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर दी गई भूमि बंदोबस्ती को क्या कहा जाता था? महालवाड़ी प्रणाली। ग्राम स्तर पर की गई भू व्यवस्था को क्या कहा जाता है? महालवाड़ी व्यवस्था। गांव के स्तर पर, किस स्तर पर? गांव के स्तर पर जो भू व्यवस्था किया जाता था, महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे आप उपहार में, गिरवी में बेच भी सकते थे, ठीक है, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। बड़े सामंतों को जो भूमि दी जाती थी वह जागीरदारी कहलाती थी। बड़े सामंतों को दी जाने वाली जागीरदारी। और जमींदारी तहसीलदारों को, जमींदारी जो तहसीलदारों को आवंटित होती थी भूमि। गांव स्तर पर बंदोबस्त जो कहलाता था, महालवाड़ी व्यवस्था। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? देखिए, भारत में इसलिए कारण था क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या भारी उद्योगों का अभाव था, या फिर पूंजी निवेश की कमी थी, या फिर धनिक वर्ग की कमी थी। तो इसमें क्या इसमें था दोस्तों? भारी उद्योगों का अभाव था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्रता विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव था। क्या हुआ था? भारी उद्योगों का अभाव था। जो हैवी इंडस्ट्री थी उस समय नहीं था, ठीक है। अब यद्यपि भारत में व्यापार 1813 के चार्टर एक्ट, कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 का। देखिए, 1813 और 1833 वाला इंपॉर्टेंट है। 1813 के ये चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। वो कौन था? तो चाय था। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश मोनोपोली को समाप्त करके क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ छोड़ दिया गया था। क्या था? चाय था, जो ब्रिटेन के लिए, मात्र कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। किसके लिए? कौन सा चार्टर एक्ट में? 1813 का। कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 का चार्टर एक्ट में, जिसमें चाय को कंपनी के लिए ही रखा गया था, ठीक है।
ब्रिटिश मोनोपोली को 1813 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय को सिर्फ छोड़ करके। लेकिन 1833 में जो आया पूरे अधिकार को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1833 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के जरिए समाप्त हुआ? 1833 का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1833 का। व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस के तहत समाप्त हुआ ब्रिटिश का? 1833 में। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? क्योंकि जमींदार पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था दोस्तों, इसीलिए जमींदार पट्टा जारी नहीं करता था मजदूर को, ठीक है, यानी खेतिहर को पट्टा पर। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में लागू किया गया था कॉर्नवालिस द्वारा, और जमींदारों से यह उम्मीद की गई थी कि खेतिहरों को पट्टे पर ज़मीन दिया जाएगा। क्या किस पर? पट्टे पर। लेकिन क्यों ये सब सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि जमींदारों ने पट्टा जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि जमींदारों पर उस समय कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों पर ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जमींदार खेतिहरों को पट्टा जारी नहीं किया, ठीक है। ब्रिटिश भू व्यवस्था के अंतर्गत में किन कथनों पर विचार कीजिए? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त क्या सही है क्या गलत है देखता हूँ। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में जमींदार से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया गया, इसी कारण से अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। हाँ, सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया था, इसी कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था। हाँ, कहा था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा? डी। ओके दोस्तों, कौन सा होगा 38 का? डी होगा। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया था। जितना भी खेत था उस पर भू निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि प्रत्येक महाल से, महाल का मतलब जागीर का एक भाग, महाल का मतलब जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया था। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि जागीर का एक भाग देना पड़ता था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन केवल महाल व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, यानी एक भाग, ठीक है, जागीर का एक भाग देना पड़ता था, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से लगान निश्चित किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या था? रैयतों से लगान निश्चित किया गया था। रैयतों से क्या किया गया था? लगान निश्चित किया गया था। रैयतों से क्या किया गया था? इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।